नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के बरेली क्लब के मैदान में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो उत्तरायणी जन कल्याण समिति की तरफ से आयोजित ये 29वां उत्तरायणी मेला 9 से 11 जनवरी तक चलेगा। इस मेले में उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। मेले की शुरुआत शुभ रंग यात्रा के साथ हुई। इस रंग यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति को भव्य झांकियों के जरिए पेश किया गया। तो पारंपरिक वेशभूषा और लोक गीतों की धुनों पर झूमते लोग मेले का आकर्षण बढ़ा रहे थे। मेले के दौरान 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनें इस आयोजन को और खास बनाएंगी। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो मेले में आए लोगों का कहना है कि यह आयोजन न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि उत्तराखंड की परंपराओं को करीब से जानने का भी मौका है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले में जो लोग भी इसको सफल बनाने में जुटे हैं, उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली के सभी सदस्यों का मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधान सेवक बनने के पश्चात पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक यज्ञ की शुरुआत हुई है। एक यज्ञ आगे बढ़ रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन में बनने वाला महाकाल लोक का निर्माण हो या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य एवं दिव्य निर्माण हो, जिसका इसी माह 22 जनवरी को 1 साल प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हो जाएगा, या ऐसे सभी कार्य आज इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये नींव है, ये फाउंडेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक ओर बाबा केदार का धाम, वह नवनिर्माण और पुनर्निर्माण वहां पर हो रहा है। अनेक व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। अभी वहां पर एक उपचुनाव भी हुआ था, जो कि वहां की हमारी विधायक थी पहले शैला रानी रावत जी, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद नया चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने देखा होगा, बाबा के धाम में एक बड़ी विजय हमारी पार्टी को वहां पर मिली। और क्योंकि आज विकास का काम भी तेजी से राज्य के अंदर हो रहा है। चाहे जहाँ भी कोई संदिग्ध व्यक्ति पाए जाएंगे, इनका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, उन सबके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुंभ में मेला आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं कि वहाँ पाप खोलने के लिए सरकार जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी रहे हों, तो उनको कुंभ का महत्व समझ में नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत ही हमारा शुभ भी और मैं कहूँ पवित्र कुंभ है। इसमें जो भी जाएगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। बात तमाम साधु संतान उनसे भी आग्रह किया कि देखिए, सारे साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के नेतृत्व में ये कुंभ अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कुंभ होगा। सारे साधु संतों ने पहले से ही, क्योंकि देवभूमि हरिद्वार से भी बड़ी संख्या में साधु संत वहाँ गए हैं और कुंभ में लोग स्नान करेंगे। हम अच्छा जल भी जो हमारे यहाँ से जाता है उसको ठीक समय पर भेजेंगे, जिससे कि सारे लोग वहाँ पर इस पुण्य के भागी बनेंगे। सर, कुंभ में मुस्लिमों की पाबंदी लगाई है, उस पर क्या कहेंगे? सही फैसला है क्या? देखिए, ऐसा है कि ये तो उत्तर प्रदेश होगा, सोच समझ के किया गया होगा। चलिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ में इस बार का जो आयोजन है वो बहुत ही ज़्यादा भव्य होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्ति यहाँ पर इस कुंभ में स्नान करने के बाद होगी। उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे। बरेली वो पहुंचे, जहां पर उत्तरायणी मेले का उद्घाटन उन्होंने किया और वहीं पर कुंभ मेले को लेकर भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम धामी समेत कई दिग्गजों का नाम इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया।
तो नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ कई और दिग्गजों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है और इसी समकक्ष में इस लिस्ट को जारी किया गया है। स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। उधर हल्द्वानी के 2 पार्षद प्रत्याशियों पर कार्रवाई होगी। रवि जोशी और राजेंद्र जीना पर यह कार्रवाई होगी। शपथ पत्र में तथ्य छिपाने को लेकर यह कार्रवाई होगी। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने तहरीर देकर निर्देश दिए हैं। दोनों ने कई मुकदमे और सजा संबंधी अपराध छिपाए हैं। तो हल्द्वानी नगर निगम में 2 पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने शपथ पत्र में छुपाने को लेकर हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पारितोष वर्मा ने बताया कि पार्षद प्रत्याशी राजेंद्र जीना की तरफ से शपथ पत्र में कई मुकदमे या सजा संबंधी अपराधों को छुपाने का मामला सामने आया है। इसलिए हल्द्वानी कोतवाली में दोनों पार्षद प्रत्याशियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। स्क्रूटनी से पहले कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए थे कि 2 प्रत्याशियों द्वारा कुछ फैक्ट छिपाए गए हैं और कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं या कोर्ट से सजा हुई है और उसको इन अभ्यर्थियों द्वारा अपने शपथ पत्र में शो नहीं किया गया था। तो तथ्य छिपाने के ही जो आरोप हैं उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ थाना कोतवाली में 2 अभ्यर्थियों के खिलाफ तहरीर दी गई है और यदि जांच की पुष्टि होती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, क्योंकि एक गलत शपथ पत्र देने का मामला है और अभी सजा याफ्ता नहीं है वो और न ही 2 वर्ष निरस्त करने का आधार है, तो उस तरह की सजा इनको नहीं हुई है। केवल तथ्य इन्होंने छिपाए हैं और गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर एक प्राथमिकी कोतवाली हल्द्वानी में दी गई है। तो अगली खबर चमोली जिले से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं आज सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत के समर्थन में गंगोल गांव में जनसभा आयोजित कर समर्थन में वोट की अपील की। जनसभा में आई भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी प्रत्याशी के लिए खास विश्वास और समर्थन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रत्याशी आगामी नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। में भी था और उसके बाद मैं आज गोपेश्वर में आया हूँ। जितना उत्साह देख रहा हूँ मैं हमारे संदीप रावत बबलू भाई के प्रति, मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वो देखिए, आप बहुत ईमानदार नेता हैं। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कहे हैं। और अभी मैं कह सकता हूँ, अब तो भारतीय जनता पार्टी के सैंपल पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और जितना रिस्पांस मैंने देखा है लोगों का, बबलू भाई यहाँ के बहुत जन नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चमोली जिले में रमेश मैखरू जी के नेतृत्व में हर पंचायत और हर नगर पालिका चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो नगर पालिका परिषद पौड़ी की अध्यक्ष पद की बीजेपी बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने की बात घोषणा पत्र में शामिल की। वहीं 90% नगर पालिका के काम मेस्ट्रोल पर करने, हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल किए। साथ ही शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रतिमाह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं पत्र में रखी गई। साथ ही कहा गया कि जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है, नगर पालिका काबिज होते ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
तो बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 को उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदु का अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि ये 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकान के लिए बोला, इन 4 बिंदुओं को 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हूँ, लेकिन इन 3 बिंदुओं के और चौथा हमारे जो 9 गाँव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जो जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे, क्योंकि हर जगह का हमारा जो जितना भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, जो पौड़ी के काम हुए हैं, उसमें हमारे 9 गाँव की अहम भूमिका रही है। क्षेत्रवासी जितने हमारे नगरवासी उनके साथ साथ हमारे 9 गाँव भी बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव सरकार दायित्व बांट सकती है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो गई है। दोनों आयोगों के अध्यक्षों का 3 साल का कार्यकाल इस हफ्ते खत्म हो गया है। इन आयोगों के साथ ही श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो गया। राज्य में उत्तराखंड अध्यक्ष की कुर्सी पिछले 1 साल में खाली है। सरकार ने उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में डॉक्टर गीता खन्ना को अध्यक्ष बनाया था। 6 जनवरी 2022 को उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही आयोग में 6 सदस्य नामित किए गए थे। आयोग के अध्यक्ष के साथ ही इन 6 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। उधर काशीपुर में मेयर के चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं और हर प्रत्याशी कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब है। दूसरी ओर शहर में जलभराव और अतिक्रमण जैसी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं। जनता समाधान की राह ताक रही है। जनता विकास से ज्यादा पुरानी समस्याओं के निस्तारण पर टिकी है। हर साल बरसाती पानी उनके घरों में घुसकर उनकी नींदें उड़ा देता है। निगम क्षेत्र की कई सड़कें बनने के इंतजार में सालों से जस की तस पड़ी हैं। स्ट्रीट लाइट न होने से रात के समय लोगों को परेशानियों का सामना करना। शहर में कूड़े की सफाई के लिए वाहनों की व्यवस्था तो की गई, लेकिन आज भी कई जगहों से कूड़ा नहीं उठाया जाता और लोगों को दुर्गंध के बीच से गुजरना पड़ता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने जब से होश संभाला है, समस्या इतनी बढ़ती चली गई है, इसमें हमारे और मेयर उषा चौधरी भी रही हैं, ये समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जल भराव की समस्या को लेके तो कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना, मसला तो यही है। वहाँ गंदगी के इतने ढेर लग रहे थे, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ करवाने को तैयार ही नहीं है, ना इस पर कोई बात करने को तैयार है। इस बेस पे उन्हें जिताया जाए, मुझे बस ये मुद्दा जानना है। समय पर नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़े के अंबार लगे हैं जगह जगह, स्ट्रीट लाइनें कुछ जलती है कुछ नहीं जलती, लेकिन लोग इससे परेशान है कि चिराग तले अंधेरा, तो वही हिसाब है। निगम तो है पास में, लेकिन निगम के बिल्कुल बगल में ही क्या समस्या है इस और निगम कोई ध्यान नहीं देता। प्रत्याशी खत्म हो जाते हैं, फिर नए इलेक्शन। उधर निकाय चुनाव के बाद प्रदेश में धार्मिक यात्रा के सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। उच्च स्तरीय समिति ने परिषद के स्वरूप, गठन और संचालन को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सकता है। परिषद बनाए जाने के संबंध में तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने पेश भी किया जा चुका है। उच्च स्तरीय समिति ने परिषद के गठन के लिए हितधारकों के सुझाव भी ले लिए। हेमकुंड यात्रा, कांवड़ यात्रा, मेले और उत्सव में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। यात्रा के दौरान सरकार के लिए भीड़ प्रबंधन, पंजीकरण, यातायात प्रबंधन के अलावा मौसम और अन्य तरह की चुनौतियां समय समय पर राज्य सरकार की परीक्षा लेती हैं। तो उत्तराखंड में खेल सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों की जानकारियां भी साझा की। सीएम राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखंड को मिला है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। सीएम ने आगे कहा कि नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केंद्र के उच्चीकरण को भी धनराशि स्वीकृत की जाए। तो चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की भूमि पर इंडोर रॉक क्लाइंबिंग वॉल के निर्माण को वित्तीय सहायता दी जाए। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की चुनौतियों को लेकर रणनीति बनेगी। इसके लिए गढ़वाल मंडल के सभी जिलों की रिपोर्ट मांगी गई है।
जिला अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन की रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि पिछले साल शुरुआती दिनों में यात्रा की चरमरा गई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यात्रा प्रबंधन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को भी यात्रा में बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। चारों धामों में यात्रा के दौरान यात्रियों पर भी विचार करने के लिए कहा गया है। उधर 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी का चमोली जनपद में भी स्वागत किया गया। परियोजना अधिकारी आनंद सिंह ने ग्वालदम में मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मशाल रैली में क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार, प्रभारी तहसीलदार दिगंबर नेगी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का शुभारंभ देहरादून में होना है। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। वहीं क्लोजिंग सेरेमनी हल्द्वानी में की जानी है। यात्रा जो कि हल्द्वानी से शुरू होगी और रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा और बागेश्वर से होते हुए हमने यहाँ पे प्राप्त की है और ये मशाल रैली पूरे जनपद में भ्रमण करेगी और राष्ट्रीय खेलों के बारे में सभी जन जन तक, घर घर तक प्रचार करेगी कि हमारे राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल 22 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे कि गांव-गांव के बच्चों के लिए इसमें अवसर मिलेगा खेलने के लिए। और हमारे मौली का और टॉर्च का जो मशाल का है भव्य स्वागत यहाँ पे तेजस्विनी का किया है। वहीं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन शहरों में प्रस्तावित है, वहां पर छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए एक पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल कॉलेजेस के लिए रवाना किया जाएगा। छात्र छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के जरिए सीट करा सकेंगे। तो राष्ट्रीय खेल देखने के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। तो राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित है और देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी, कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होनी है। तो राष्ट्रीय खेल सचिवालय तैयारियों में जुटा हुआ है। उधर हरिद्वार में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत एसएसपी हरिद्वार ने नवोदय विद्यालय रोशनाबाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना। बातचीत करते हुए उन्हें यातायात नियमों का महत्व समझाया और उनसे नशे से दूर रहने और सड़क पर सुरक्षा का पालन करने की अपील की। सड़क सुरक्षा जागरूकता वैन स्कूलों में जाकर बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देगी। वैन में इंटरैक्टिव डिस्प्ले, एड्स और लाइव सुरक्षा प्रदर्शन शामिल है, जो सीखने को रोचक भी बनाएंगे। नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र एसएसपी ने अपनी पुरानी यादें साझा करते हुए बच्चों को प्रेरित किया और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। उधर भारत में एचएमपीवी वायरस के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों में पूरी तरह से जुटा हुआ नजर आ रहा है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। अस्पताल में दवाओं और इंजेक्शनों की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मरीजों की भर्ती की स्थिति में भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को किसी भी संक्रमण की सूचना तुरंत सीएमओ कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी और सीजनल इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखना, व्यक्तिगत स्वच्छता और मास्क का उपयोग संक्रमण फैलने की संभावना को कम करता है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें। वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो एचएमपीवी संक्रमण से कैसे बचाव करें? छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को मास्क से जरूर ढकें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। साबुन और पानी से नियमित रूप से अपने हाथ धोएं। तरल पदार्थों और पौष्टिक आहार का अधिक सेवन करें। सर्दी, जुकाम या बुखार के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। तो चीन में पाए गए नए वायरस एचएमपीवी को लेकर उत्तराखंड सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है और वायरस को लेकर उत्तराखंड चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक सुनीता टम्टा का कहना है कि ये फ्लू वायरस जैसा ही वायरस है।
घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सावधानियां बढ़ानी चाहिए। अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण है तो आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए और छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे कि आजकल आपको पता ही है, ये मौसम भी ठंड का है और जैसे कि श्वसन तंत्र वाली बीमारियां हैं इस सीजन में ज़्यादा ही होती हैं। और ये जो वायरस जो अभी हम सुन रहे हैं इसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोलते हैं और ये जैसे फ्लू वायरस है उसी टाइप का वायरस है। और 3 से 5 दिन तक में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम उसका होगा। और उसके बाद अगर मान लिया जैसे हमारे हाई रिस्क वाले केसेस होते हैं, स्पेशली जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या हमारे इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए थोड़ा ये सावधानी बरतने का इसमें एहतियात करें वो इन दिनों, क्योंकि उनमें ये न्यूमोनाइटिस भी कर सकता है अगर हम प्रिकॉशन न लें तो इसीलिए मेरे सभी से सलाह रहेगी आम जनमानस से कि ये घबराने की इसमें कोई नहीं है, लेकिन अपना जो है वो सावधानी बरतें। अगर किसी को फ्लू लाइक लक्षण हो तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और छींकते समय या खांसते समय आप हैंकरचीफ या अपना टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल करें और साथ ही जो है खान पान का अपना विशेष ध्यान रखें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।